खुशामदीद, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मॉर्निंग शो प्रोग्राम सलाम जीके का आगाज़ हो चुका है। 5 मिनट ताख़ीर हुई है, इसके लिए माजरत। गुलिस्तान न्यूज़ के जम्मू स्टूडियो से हम आपकी खिदमत में हमेशा की तरह एक बार फिर से हाजिर हुए हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर मेरे साथ है, मैं हूँ आपके साथ आसिफ रशीद। प्रोग्राम में सईद रूफ फारूकी भी हमें ज्वाइन करेंगे। मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, एक एक करके हम खबरों की तरफ चलेंगे। जम्मू से लेकर कश्मीर तक, नई दिल्ली के अंदर ताज़ा तरीन सूरत हाल, सियासत और सलामती के मुतल्लिक कुछ अहम खबरें इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगी। और साथ साथ बैनुल-अक़वामी सतह पर भी कुछ बड़ी खबरें जो इस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में हैं, उन पर भी तज्ज़िया और तबसरा होगा। अपने नुमाइंदों को अलग अलग जगहों से प्रोग्राम में शामिल करेंगे और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जब हम गुफ्तगू करेंगे तो साथ साथ उनकी बात भी आप सुनेंगे और ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह किया जाएगा। लेकिन शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक होगी, हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। तारीख के आईने में आज का दिन, यानी आज के दिन की अहमियत क्या है वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। आज फरवरी की 15 तारीख है। साल 1869 में आज ही के दिन मशहूर उर्दू शायर और मुसन्निफ मिर्ज़ा गालिब यानी असदुल्ला बेग खान का इंतकाल आज के दिन हुआ। उनकी बरसी आज है। 1961 आज का दिन था। बेल्जियम में आज ही के दिन बोइंग 707 तैयारा हादसे का शिकार हुआ, जिसमें 73 अफराद की जान चली गई। 1989 में रूस ने अफगानिस्तान से अफवाज को मुकम्मल तौर पर निकालने का बाज़ाब्ता आज के दिन ऐलान किया। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक साल 1989 में 15 फरवरी के दिन इजराइल ने मिस्र की सरहद के नज़दीक आज ही के दिन ताबा पट्टी पर पहला हमला किया और एक बार फिर से हमलों की शुरुआत हुई। साल 2003 में इराक जंग के खिलाफ 7 करोड़ लोगों का एहतजाज हुआ, जो दुनिया का सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा है। 2012 में वस्ती अमेरिका में जेल में आज के दिन ज़बरदस्त आग लगी। 358 लोगों की मौत इस अलमनाक हादसे में हो गई। 1962 का साल था जब अमेरिका ने नेवाडा में न्यूक्लियाई तजर्बा आज के दिन किया। यह पहला इस तरह का कोई तजर्बा था जहां पर अमेरिका ने उसके पास न्यूक्लियर वेपन है दुनिया के सामने जाहिर किया। फरवरी 15, 2005 को आज ही के दिन मकबूल इंटरनेट साइट यूट्यूब अमेरिका से लॉन्च किया गया। यूट्यूब आज के दिन गूगल के हाथों में जाने के बाद शुरुआत बाज़ाब्ता इसकी कैलिफोर्निया से की गई। 2005 में 19 बरस हो गए। 1689 में जर्मनी ने फ्रांस से जंग का बाज़ाब्ता ऐलान आज के दिन किया और सोवियत यूनियन या यूएसएसआर जिसको आप कहते हैं और चीन के दरमियान बाहमी दिफाई मुआहिदा आज के दिन 1950 में भारत की 3 साल की आज़ादी के 3 बरस बाद फरवरी की 15 तारीख को तय पाया। 1889 जर्मन की पार्लियामेंट की जानिब से फ्रांस पर हमले का ऐलान आज ऑफिशियली सरकारी तौर किया गया। और 1967 में हिंदुस्तान के अंदर चौथी लोकसभा के लिए आम इंतखाबात कराए गए और इंदिरा गांधी इन इंतखाबात की जीतने के बाद मुल्क की वज़ीर आज़म बनी। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में बड़ी बातें थी जो आपके सामने तय फॉर्मेट के मुताबिक रखी हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, एक एक करके खबरों की तरफ चलेंगे। फरवरी की 15 तारीख और 16 फरवरी को क्या कुछ खास रहने वाला है इस प्रोग्राम में वो आप जानेंगे। इब्तिदा प्रोग्राम की आज उस खबर के साथ जो पिछले 3 दिनों से सबसे पहले आपके सामने रखते हैं, किसान तहरीक की, जिसका आज तीसरा दिन है इशफाक, और आज मीटिंगों का दौर भी पूरे दिन हम देखेंगे। बिल्कुल, सबसे पहले खबर इसी अनवान से शुरू करते हैं क्योंकि मामला किसानों का है और किसानों को लेकर पिछले 3 दिन से लगातार सुर्खियाँ आ रही है, खबरें आ रही है, विजुअल्स आ रहे हैं। लेकिन आज का दिन किसान तहरीक के लिए इंतहाई अहम साबित हो सकता है क्योंकि एक बार फिर मरकजी हुकूमत ने पेशकश की थी मुज़ाकरात की, जिसको मंजूर कर लिया गया और इत्तलात के मुताबिक दिल्ली चलो एहतजाज को आज तीसरा दिन है। वहीं पर मरकज़ के साथ तीसरी मरतबा आज बातचीत होगी और इस ज़िमन में मरकज़ की तरफ से 3 नामजद करदा वज़ीर जो है वो चंडीगढ़ के अंदर किसान लीडरों के साथ बैठकर मुज़ाकरात शुरू करेंगे। इस सिलसिले में चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अंदर सिक्योरिटी के माकूल और मुनासिब बंदोबस्त पहले ही कर दिए गए हैं। किसान मजदूर संगठन की कमेटी जो है जिनकी सरबराही सरवन सिंह कर रहे हैं, उनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि वो 3 मेंबरों पर मुश्तमिल यानी 3 वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी के साथ आज मुज़ाकरात करेंगे, जिसमें वज़ीर अर्जुन मुंडा है, वज़ीर पीयूष गोयल है और वज़ीर नित्यानंद राय है। इनके साथ शाम 5 बजे चंडीगढ़ के अंदर मुज़ाकरात होंगी और इस सिलसिले में तमाम तैयारियां चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली और दिल्ली से लेकर पंजाब के किसानों की तरफ से कर दी गई है। ये बात काबिल जिक्र है कि इससे पहले 2 बार मुज़ाकरात के दरवाजे दो बार मुज़ाकरात हो चुकी है और दोनों बार मुज़ाकरात नाकामी के साथ
आगे बढ़ी है, लेकिन दोनों बार मुज़ाकरा जब नाकामी के साथ आगे बढ़ी, लेकिन उसमें एक उम्मीद की एक किरण थी कि आगे बढ़ने के लिए राहें खुली रखी गई थी। यही वजह है कि आज 5 बजे किसानों के साथ बैठकर एक बार फिर मरकजी हुकूमत जो है वो फैसले का हल करना चाहती है। इस बीच बड़ी खबर ये है कि दिल्ली में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। इस बीच खबर ये है कि पंजाब और हरियाणा के अंदर सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। ताहम इस हाई अलर्ट के बीच आज रेल रोको आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। कई किसान लीडरों की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि बाद दोपहर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से आने वाली ट्रेनों को रोककर एहतजाज किया जाएगा। इधर मुल्क के मुख्तलिफ किसान लीडरों यानी मुल्क के दीगर रियासतों के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता करके किसान मुतहरिक होना शुरू हो गए हैं और ये शुरुआत जो है ये बड़े एहतजाज का रुख भी ले सकती है। और यही वजह है कि मरकजी हुकूमत की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही है कि साल 2024 के इंतखाबात से कबल इसे डिफ्यूज किया जाए, इसे हैंडल किया जाए और जो मुनासिब हो दोनों तरफैन के बीच में उस पर आगे बढ़ा जाए। फिलहाल किसानों की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि मुसलसल उनकी डिमांडों को नजरअंदाज किया जा रहा है और यही वजह है कि वो सड़क से लेकर संसद तक घेराव की बातें कर रहे हैं। चलिए, नवदीप छाबड़ा जी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हैं, उनके पास भी जरा चलेंगे। संदीप गोयल भी थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। नवदीप जी, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या सिचुएशन है आज? और आज चूंकि ये तीसरे दिन में दूसरी बड़ी बैठक होगी, बल्कि तीसरी बार कोशिश ऐसी होगी कि कोई बातचीत हो सके, रास्ते साफ हो सके, प्रोटेस्ट को खत्म कराया जाए, क्या कोई सहमति बनती दिखाई दे रही है आज? देखिए, बिल्कुल आज जो है आज केंद्र सरकार के जो 3 मंत्री आज चंडीगढ़ पहुंचेंगे और किसान संगठनों के तमाम नेता वो भी चंडीगढ़ पहुंचेंगे वार्ता के लिए। और कल भी ये देर शाम को एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें केंद्र सरकार के कई बड़े अधिकारी और पंजाब के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए थे। पंजाब के जो राजपुरा बॉर्डर है वहां पर ये बैठक कल हुई थी किसानों के साथ और उन किसानों के साथ बैठक के बाद जो सहमति बनी थी कि कल चंडीगढ़ में एक बार फिर नेगोशिएशन को लेकर जो है बैठक की जाए और इस धरने को कहीं ना कहीं समाप्त किया जाए। जाहिर सी बात है कि किसान भी चाहते हैं कि वो दिल्ली कूच करना या दिल्ली पहुंचना उनका मकसद नहीं है। वो चाहते हैं अगर केंद्र सरकार कुछ आगे बढ़े, उनकी मांगों पर गंभीरता दिखाए और अगर उनको ऐसा ठोस आश्वासन मिलता है कि आने वाले दिनों के अंदर उनके तमाम मुद्दों को मान लिया जाएगा, उनकी मांगों को मान लिया जाएगा, तो वो पीछे हट जाएंगे। तो ऐसे में बहुत सारी चीजों को लेकर कल नेगोशिएशन हुई है कि केंद्र क्या कुछ मांगे जो है वो स्वीकार करेगी और जो एक तरीके से जो हमारे किसान संगठन है वो किन शर्तों पर थोड़ा नरमी बरतेंगे, इन तमाम चीजों पर कल सहमति बनी। और यही कारण है कि केंद्र सरकार के 3 बड़े मंत्री, अर्जुन मुंडा, इसमें पीयूष गोयल है, एक और बड़े मंत्री जो है वो आज चंडीगढ़ पहुंच रहे हैं 5 बजे। नवदीप, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है जो आज हम देख रहे हैं कि एक तरफ से बातचीत हो रही है, बातचीत के दरवाजे खुले हैं। केंद्र की तरफ से 3 नेता चंडीगढ़ पहुंचेंगे जो किसानों के साथ बैठक करेंगे। खबर यह भी है कि जो बॉर्डर पॉइंट्स है जहां पर किसानों को रोका गया था, परसों के मुकाबले में कल का पूरा दिन थोड़ा सा पीसफुली निकला है, लेकिन आज एक बार फिर जो रेल रोको की बातें हो रही है उसको लेकर काफी एडमिनिस्ट्रेशन भी टाइट है। तो क्या किसान वाकई रेल रोको आंदोलन की ओर जा रहे हैं? देखिए इशफाक, बिल्कुल पंजाब के 7 से 8 जिलों के अंदर रेल रोको आंदोलन का पूरा असर जो है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भारतीय किसान जो उग्रहा ग्रुप है जो इस आंदोलन का हिस्सा नहीं है, उन्होंने कल कॉल दी थी कि हम 12 से 4 बजे तक यानी 4 घंटे के लिए रेलवे का चक्का जाम करेंगे और जिसमें पटियाला जिला हम कह सकते हैं, जिसमें लुधियाना, जालंधर, ये तमाम जो जिले हैं वो अफेक्टेड रहेंगे। करीब 50 से ज्यादा ट्रेनें जो है पंजाब की वो इस आंदोलन के दौरान जो है वो प्रभावित रह सकती हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि आज 4 घंटे के लिए पंजाब के तमाम जो टोल प्लाजा हैं वो भी बंद किए जा रहे हैं किसानों की तरफ से। तो ये कॉल का नहीं है, क्योंकि जो परसों जिस तरीके से आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ था, 70 से ज्यादा किसान घायल हुए थे, उसी हमले के रोज से कहीं ना कहीं किसान यूनियन ने ये कॉल दिया। दूसरी बात है कि आज 4 घंटे की कॉल तो है, लेकिन कल पूरे 17 तारीख को पूरे जो देश बंद की कॉल जो है कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं जो है साथ दी गई है, वो भी अलग अलग संगठनों की तरफ से उसको लेकर भी कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो चल रही है। तो जैसी तरफ से एक तरफ देश बंद की कॉल है, आज 4 घंटे के टोल प्लाजा और रेलवे का चक्का जाम किया जाएगा और एक कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने का भी ये प्रयास है कि हर तरफ से केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि
अगर उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता तो अगर सारे के सारे जी। किसान नेता या किसान संगठन एक साथ आते हैं तो इस तरह की कॉल होती है, तो वही हालात बन जाएंगे जो 2 या 20 नवंबर के अंदर हमने देखा था कि पंजाब के अंदर लंबे समय तक अच्छा रेलवे नहीं नवदीप, चली थी। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, आप किसानों के साथ लगातार संपर्क में है, सरकार का व्यू पॉइंट भी सामने आ रहा है, तो क्या सिर्फ पेज उस मामले पर फंसा है जो बैंक लोनों का है? क्योंकि बैंक कर्जों को माफ करने की बात लगातार किसान कर रहे थे, लास्ट टाइम में भी ये मामला चला था, अब की बार फिर से है। क्या ये सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडे पर अब बात अटक गई है, बाकी ऑलमोस्ट सरकार मानने के लिए तैयार है? देखिए बाकी जो मुद्दे हैं अलग अलग, उस पर कहीं ना कहीं सहमति इस बात बन गई थी, बड़े मुद्दे नहीं, लेकिन 3 बड़े मुद्दे जो हैं जो जिस पर अभी भी जो रार फंसी हुई है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो 23 फसलों पर एमएसपी घोषित करने और उसको कानूनी रूप देने का है, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी मुश्किल टास्क है सरकार के लिए, क्योंकि मंडी व्यवस्था आप जानते हैं कि 2-4 राज्यों को छोड़ दीजिए तो ज्यादातर राज्यों के अंदर मंडीकरण व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है सरकारी स्तर पर। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक जितना भी फसल पर लागत होगा उसका दुगना मूल्य यानी कि घोषित सरकार को करना होगा। ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि कितनी लागत आती है तो उसका डबल जो दाम है उस फसल का वो कैसे दिया जाए। तीसरा जो सबसे बड़ा है कि जितना भी सरकारी या प्राइवेट बैंकों का कर्ज है पूरा का पूरा किसानों के ऊपर वो माफ कर दिया जाए। तो ऐसे में कर्ज माफी का एक बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि कई किसान ऐसे हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है और उन्होंने लाखों की 20-50 लाख कर्ज ले रखा है। तो कहीं ना कहीं ये सहमति बन सकती है कि हो सकता है जो 2 एकड़ वाले किसान है, छोटे किसान है, उनका ब्याज माफ कर दिया जाए या उनका आधा कर्ज माफ कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इन चीजों पर सहमति बन सकती है। जो एमएफ की बात है उस पर कमेटी की बात हो सकती है, क्योंकि इलेक्शन के बाद क्योंकि इतना जल्दी प्रोसेस नहीं है कि इसको पहले, क्योंकि अब ज्यादा समय भी नहीं बचा। क्योंकि नवदीप जी ये बताइए कि कितना इम्पोर्टेंट है सरकार के लिए भी जो मुलाजमीन के जो मुतालबात हैं उनको मानना, क्योंकि लोकसभा इंतखाबात काफी नजदीक आ चुके हैं। तो इस बीच में इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए क्या आपको लगता है कि सरकार जो है वो मुलाजमीन की सारी डिमांडें जो है वो कबूल करेंगी, वो मान लेंगी? देखिए 2 चीजों पर कहीं ना कहीं आज लगता है कि सहमति बन सकती है। कर्ज माफी को लेकर जैसे हम कह रहे थे कि छोटे किसानों का कर्ज जो है, जिनके पास बहुत कम जमीन है खेती के लिए, 1 एकड़ या 2 एकड़, उनके कर्ज माफी की बात हो सकती है। या फिर जो बड़े जिन पर कर्ज है उनका ब्याज माफी पर जो है ऐलान कहीं ना कहीं केंद्र सरकार सोच सकती है। दूसरा जो है सरकार ये वादा जरूर कर सकती है कि 23 फसलों पर एमएसपी देने के लिए हम किसान और केंद्र की कमेटी बना देते हैं और टाइम बाउंड कमेटी होगी। इसमें ये होगा कि अगर वो हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए फिलहाल किसानों का आज एक बार फिर मुज़ाकरात का मेज सजेगा दिल्ली के साथ, यानी दिल्ली से 3 वुज़रा चंडीगढ़ पहुंचेंगे। इस बीच आज कुछ घंटों के लिए रेल रोको आंदोलन है, कल चक्का जाम की भी कॉल है। इस बीच अगर आज कोई ब्रेक थ्रू होता है तो कल ये सारे प्रोग्राम जो है वो फिर नहीं होंगे और किसान भी वापस शायद अपने इलाकों की ओर चले जाएं। लेकिन दिल्ली समेत सिंघू बॉर्डर और दीगर इलाकों के अंदर सिक्योरिटी भी काफी हाई अलर्ट पर कर दी गई है। ये जो आज की मीटिंग है इसमें चूंकि इसलिए भी काफी अहमियत की हामिल है, 4 बजे लगभग आज फाइनल मीटिंग एक तरह से किसान लीडर्स जो हैं जिनके जनरल सेक्रेटरी हैं, और आज सुबह भी उनका बयान आया, रात देर गए भी जब उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की तो उसमें इशफाकुल ने क्लियर कर दिया कि अगर आज बात बनती है ठीक, नहीं तो फिर जो भी रास्ता उनको मिलेगा वो दिल्ली की तरफ जाएंगे। इधर कुछ सियासी जमातें भी मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर चुकी हैं, जिनमें मुमकिन है कि आज या कल जब एहतजाज आगे जाएगा, कंटिन्यूटी में रहेगा, इस मीटिंग के बाद अगर आगे जाता है तो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी यात्रा छोड़कर इस एहतजाज में शामिल हो सकते हैं, जिससे थोड़ा सा तनाव बढ़ने की जो है वो इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं। चलिए जनाब, बात किसानों की तो अपनी जगह, लेकिन 2024 ने दस्तक दे दी है और 2024 ने जब दस्तक दी थी तो तभी पता चला था कि मुल्क के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तैयारियां भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। जहां मुल्क भर के अंदर चुनाव को ऐसा तरीके से कराने के हवाले से हर रियासत को हुक्मनामा जारी कर दिया है, वहीं पर जम्मू कश्मीर के अंदर भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन कराने के हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 635 CAPF की कंपनियों को जम्मू कश्मीर के अंदर तैनात करने को मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ 57 कंपनियां जो है वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर रहेंगी, ताकि लोकसभा के इंतखाबात के दौरान किसी भी तरीके से कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। इस बीच मरकजी हुकूमत ने PK पोले को कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर और इसी तरीके से एक सीनियर मोस्ट ऑफिसर को लद्दाख के अंदर अपॉइंट कर दिया है, ताकि वो वहां पर चुनावी दंगल को आसानी के साथ आगे बढ़ा सके। इस बीच
याद रखिएगा सबसे ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस कहां पर डिप्लॉय की जाएंगी, वेस्ट बंगाल के अंदर, जहां पर सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट होगी, और उसके बाद दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, जहां पर सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट कराई जाएगी ताकि किसी तरीके का कोई अमन कानून की सूरत-ए-हाल पैदा ना हो। इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि तमाम रियासतों के अंदर उनके खदुखाल और उनके सिक्योरिटी लिहाज से सिक्योरिटी डिप्लॉय कर दी जाएगी, और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ने कल 635 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की जम्मू कश्मीर के अंदर तैनात करने को मंजूरी दे दी है। इस बीच याद रखिएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो लोकसभा इंतखाबात है उसमें ये सारी चीजें, ये सारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो डिप्लॉय पहले ही कर दी जाएगी, और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस को भी तैनात कर दिया जाएगा। ये 635 कंपनियां जो है ये रियासत से बाहर से आएंगी, इलेक्शन के लिए आएंगी। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर आर्म पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की खिदमत को भी यहां पर लिया जाएगा। इसमें दो चार चीजें जो इस बार आप देखेंगे कि यूनियन टेरिटरीज में कुल मिलाकर और अलग अलग स्टेट्स के अंदर करीब 3,500 ओवरऑल जो कंपनियां हैं उनको तैनात करने की जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से मंजूरी दी गई है। लेकिन जहां तक बात जम्मू कश्मीर के अंदर जो तहफ़्फ़ुज़ात या सवालात, उन सारे सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन ने इस सारी तैनाती की जब मंजूरी दी गई है तो उसमें दे दी है, क्योंकि 36 कंपनियां जो हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाले जो कमरे होंगे उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जिम्मेदारी होगी, जहां पर नोडल ऑफिसर, स्पेशल पुलिस नोडल ऑफिसर तैनाती अमल में लाई गई है, चाहे वो एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर हो या फिर इसके अलावा लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर डीआईजी जुनैद शेख को जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से वहां पर भी टॉप ऑफिशियल्स को जिम्मेदारी। लेकिन 36 ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर 650 के आसपास कंपनियां आएंगी, 36 पर्टिकुलरली जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का भी भरपूर ताउन हासिल किया जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ईवीएम के लिए जो कमरे होंगे वहां पर इनको तैनात किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि अलग अलग मकामात पर, चूंकि आपने देखना है मूवमेंट जब होगी, मूवमेंट काफिलों में भी हो सकती है और आपको 2 से 3, 4 और 10 गाड़ियां भी कंपनियों की शक्ल में जाती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जहां पर पोलिंग बूथ्स या पोलिंग स्टेशंस कायम किए जाएंगे वहां पर इन 634 कंपनियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। अब ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में कौन होगा? सीआरपीएफ होगा। जरूरत पड़ने पर जम्मू कश्मीर पुलिस की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जहां जहां इंतजामिया माजी में भी जिस तरीके से सपोर्ट लेती रही वो लेगी, और जरूरत पड़ने पर फौज की भी खिदमत हासिल की जाएंगी। लेकिन पर्टिकुलरली जो फोकस है वो इन 634 कंपनियों पर। इसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। अब जरा ब्रेकअप, हमने कहा कि बंगाल के बाद, वेस्ट बंगाल के बाद जम्मू कश्मीर से 5 सीटें सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर है लोकसभा की, और इन 5 सीटों के लिए 635 का टारगेट दे दिया गया। 635 कंपनियां जी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की यहां पर आएंगी। फिर जब आप चलेंगे आगे देखेंगे इसको, तो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल के अंदर है, 920 कंपनियां वहां पर तैनात कर दी जाएंगी, जो इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक 920 कंपनियां वहां पर लगेंगी। उत्तर प्रदेश जहां पर सबसे ज्यादा मेंबर पार्लियामेंट है, 80 के करीब लोकसभा सीट्स है, लेकिन वहां पर जनाब 252 पैरामिलिट्री कंपनियां लगेंगी, 252 पैरामिलिट्री कंपनियां इतने बड़े उत्तर प्रदेश में के अंदर लगेंगी, और सबसे ज्यादा बंगाल के अंदर और दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर के अंदर। फिर इसी तरीके से चंडीगढ़ के अंदर सबसे कम जो है वो चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, जहां पर 11 कंपनियां लगाई जाएंगी। और इलेक्शन कमीशन ने यह सब कुछ तब कर दिया जब उन्होंने मुख्तलिफ जो ज़राए ब्लाग है और सिक्योरिटी एजेंसियां हैं उनके साथ देखा। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर डिप्लॉयमेंट क्यों है? 2 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। लद्दाख पीसफुल एरिया है, लेकिन एक तरफ से चाइना है, एक तरफ से पाकिस्तान है। और जब आप जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो रिसेंटली डायरेक्टर जनरल का बयान भी सामने आया, उसके बाद एडीजी साहब का भी बयान है, उन्होंने कहा कि अभी भी 2 दर्जन से ज़्यादा मिलिटेंट एक्टिव है। फिर ये भी साफ कर दिया गया कि बॉर्डर्स हमारे कहाँ पर चल रहे हैं। तो ये सूरत हाल जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। फिलहाल जो CEO हमारे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के हैं PK पोले साहब, उन्हें ओवरऑल इंचार्ज लगा दिया गया है। किसके लिए? कि वो मॉनिटरिंग करेंगे कि डिप्लॉयमेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस की सही तरीके से हो। उनके साथ साथ उनका हाथ बढ़ाएंगे जी एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार जी, जिन्हें स्पेशल नोडल ऑफिसर के तौर पर तैनात यहाँ पर कर दिया गया है। उसके साथ साथ यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर यतिंदर M मलाकर साहब होंगे जो ओवरऑल इंचार्ज रहेंगे, और उनके साथ DIG शेख जुनैद महमूद साहब है जो स्पेशल ऑफिसर के तौर पर वहां पर तैनात कर दिए गए हैं कि ये तैनाती सही तरीके से हर सिमत में हो। तो कमर कसदी किसने? इलेक्शन कमीशन ने कमर कसदी, सियासी जमातों ने, लेकिन अभी मैदान सजा नहीं है। सिर्फ चंद दिनों का इंतजार है, मैदान सजेगा
हर तरफ से रैलियां और हर तरफ से जल्द से जुलूस भी जल्द शुरू से होंगे। काफी ज्यादा होंगे। सईद रऊफ फारूकी, चूंकि इंतजार अभी सियासी जमातों को भी था कि इंतखाबात शायद असेंबली इलेक्शंस की तरफ जाएं, लेकिन चूंकि उससे पहले मुल्क भर में आम इंतखाबात होने हैं, तो अब एक्टिविटीज या सरगर्मियां बढ़ते हुए हम देखेंगे सियासी जमातों की तरफ से, कि ये वाज़ेह इशारा है कि बहुत जल्द ये और शायद फिर नेक्स्ट पड़ाव। बिल्कुल आसिफ, देखिए एक्टिविटीज़ तो ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, क्योंकि जो सियासी जमातें हैं उन्होंने जो मूवमेंट है वो शुरू कर दी है। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम्स जो है मुख्तलिफ सियासी जमातें कर चुकी हैं, पर कैंडिडेट्स का हालांकि अभी किसी ने ऐलान भी नहीं किया है। यहाँ एक बात ज़रूरी है कि लोगों को शायद ये भी था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP एक पेज पर है, वो एक साथ इलेक्शन लड़ सकते हैं। इस तरह की खबरें भी अभी कोई सामने नहीं आ रही कि क्या वो एक पेज पे आ सकते हैं। ये बताया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो PDP है वो अलग अलग से मैदान में उतर सकती है। यानी हर एक जमात जो है वो जी तोड़ कोशिश कर रही है अपनी तरफ से कि वो अपने कैंडिडेट्स को जीत की तरफ लेके जाए, पर मुकाबला बड़ा सख्त होगा, क्योंकि अब की बार देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी कहीं ना कहीं अपने कैंडिडेट जो है वो खड़ा करेगी, और क्योंकि वोट बैंक जो है भारतीय जनता पार्टी का वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, तो वो भी एक नजर में होगा। और जो साउथ की सीट है ये गालिबन बड़ा इस पे कांटेदार बिल्कुल, ये जो इकदाम किए गए ये तो सलामती के एतबार से, लेकिन जो अभी पॉलिटिकल पार्टियां जमातें करने वाली हैं उस पर भी बड़ा जरा पॉलिटिक्स की बात चल रही है, तो फटाफट से जरा एक और खबर बताते चले। एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट आई है पूरे मुल्क के अंदर मेंबरान पार्लियामेंट की, किसने कितनी बार उठ के बात कही है, नहीं कही है। और गुज़श्ता दिनों भी हमने एक सीट का जिक्र किया, तो अब की बार जो नॉर्थ कश्मीर का जिक्र करेंगे। और ये जो है ये बात सामने आई है जी, जो परफॉर्मेंस आ रही है ये मेंबरान कानून साजिया की परफॉर्मेंस के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, और परफॉर्मेंस आज नॉर्थ कश्मीर की आपके सामने रखेंगे, क्योंकि PRS जो लेजिस्लेटिव रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उनकी तरफ से एदाद शुमार सामने रखे गए हैं। और नॉर्थ कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो खबर साबिका मेंबर पार्लियामेंट की भी और मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट की भी सामने रखेंगे। साबिक जो इस वक्त की खबर सामने आ रही है कि परफॉर्मेंस जो रही है नॉर्थ कश्मीर की इस वक्त मौजूदा दौर में, मोहम्मद अकबर लोन साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, उन्होंने महज 5 सवालात पूछे हैं, पार्टिसिपेट 6 डिबेट्स के अंदर किया है साल 2019 से साल 2024 के दरमियान। ये हम नहीं बता रहे हैं जी, ये याद रखिएगा, ये PRS है, लेजिस्लेटिव रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जिनकी तरफ से ये रिपोर्ट सामने रखी गई है, रेटिंग्स MPs की सामने रखी है। आज शुरुआत नॉर्थ कश्मीर से की, तो ये पहली बात ये कि कुल मिलाकर इस इदारे के मुताबिक 5 सवाल पूछे। मैंने बड़ी कोशिश की थी कि लोन साहब के ज़ाती माविन के साथ गुफ्तगू और ये पूरी खबर को हम ज़रा और खंगाल कर देखें, लेकिन रब्ता नहीं हुआ। फिलहाल एक पहलू खबर का ये है, जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि जनाब 5 सवाल पूछे गए। अकबर लोन से पहले इस नॉर्थ कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रहे थे सीनियर मोस्ट एडवोकेट साबिक वजीर आला साहब मुजफ्फर हुसैन बेग साहब, जिन्हें कौमी एजाज से भी नवाजा गया। तो मुजफ्फर बेग साहब का भी परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा हाई नहीं रहा है। कुल मिलाकर उन्होंने भी अपने टेन्योर में पार्टिसिपेट किया जी 3 डिबेट्स के अंदर, और 11 सिटिंग्स के अंदर वो रहे हैं, और कोई 10 से 15 सवाल उन्होंने टोटल पूछे हैं, ये उनकी बात भी सामने आई है। यानी 3 बार MLA सिटिंग MLA सीनियर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अकबर लोन साहब एक तरफ से थे, दूसरी तरफ से जब आप मुजफ्फर बेग साहब को देखेंगे तो ज़्यादा कोई फ़र्क आपको नज़र नहीं आएगी। ये एक मजमूई जायज़ा था जी इसका। अब इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट बताई जा रही। एक ये कि अकबर लोन साहब जब इलेक्ट होकर आए उसके बाद पहली निशस्त दूसरी निशस्त में वो ज़बरदस्त बोले, 2019 के बाद वो दंगल था, लेकिन उसके फौरन बाद उनकी सेहत बिगड़ चुकी है। इस तरीके की भी इतलात है, वो भी एक पॉइंट इसमें नज़र में रखना होगा कि इस तरीके की भी बातें थी, शायद वो उस वजह से भी उतने ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। कल फारूक अब्दुल्ला का भी प्रोग्रेस रिपोर्ट रखेंगे, डॉक्टर जितेंद्र साहब का भी प्रोग्रेस रिपोर्ट रखेंगे। इशफाक एक चीज़ सवाल है मेरा इस को लेकर, क्योंकि जब हम इन लीडरान की बात करते हैं, असेंबली में बड़े वोकल ये हैं और इनका बड़ा नाम है जब हम जम्मू कश्मीर की असेंबली की बात करते हैं, पर पार्लियामेंट जाते जाते हमने देखा कि यहाँ के लीडरान की जो परफॉर्मेंस है वो पार्लियामेंट में उस तरह की नहीं देखने को मिलती है। तो ये क्या वजह है कि स्टेट असेंबली में वो मेजॉरिटी में हो या माइनॉरिटी में हो, वॉइस एक बनती है, इसलिए एक स्पेसिफिक एरिया रहता है, 82-83 लोग हमारे मेंबर थे। लेकिन जब आप पार्लियामेंट में देखते हैं तो ये एक बड़ा
हॉल है जहां पर हमारी निशस्तें सिर्फ 5 है। एक तरफ से उत्तर प्रदेश 80 से ज्यादा सीटें, फिर दीगर रियासतें जहां पर 80-90 एमएलए आते हो, 50 एमएलए आते हो, 40 एमएलए आते हो, 20 एमएलए आते हो, उसके मुकाबले में 5 एमएलए जहां से आते हो तो आवाज वैसी ही होती है। अब आप ये दूसरा सवाल होता है कि ओवैसी साहब की आवाज क्यों गरजती है, फिर ये भी बड़ा सवाल है। ओवैसी साहब की आवाज इसलिए गरजती है क्योंकि वो वाहिद आदमी वो है जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बात तकरीर में भी करते हैं, तहरीर में भी रखते हैं जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट होती है, एंटी सरकार होती है, और कहीं ना कहीं वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन खुद को बनाती है। लेकिन हमारे मेंबरान पार्लियामेंट जब बोलते हैं तो वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन तो खुद को बना पाते हैं, न पॉइंट ऑफ डिस्कशन के लिए वो खुद को सामने प्रेजेंट कर सकते हैं कि पूरी मीडिया की नजरें वहां पर जाए। ये एक बड़ी वजह है। फारूक अब्दुल्ला साहब अगर बोलना शुरू करें तो उनके मद्दे मुकाबिल कोई खड़ा नहीं हो सकता है पार्लियामेंट में आज के दिन में भी। लेकिन सवाल यह है कि कई सियासत है, कई सेहत भी है। एक मर्तबा आपको याद होगा महबूबा मुफ्ती भी सिटिंग में थी, उमर अब्दुल्ला भी सिटिंग में। उमर अब्दुल्ला स्टील द होल शो, 3 या 4 मिनट की तकरीर थी, पूरी दुनिया ने उस तकरीर को देखा। वजह है कि जब आप अपने पांव पे खड़े हो, सियासत करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो ऐसा ही हालात है जो आप। अच्छा, फिर इस दौरान एक और सवाल इशफाक उठाया गया कि जो चीज़ें कुछ चूंकि यूनियन टेरिटरी या रियासती सतह पर इंतजामिया के दायरा इख्तियार में होती हैं, गैर जरूरी तरीके से कई मरतबा उनको भी उछाला गया ऐवान जो पार्लियामेंट है उनकी जानिब से। पानी देना स्टेट गवर्नमेंट का काम है, बिल्कुल। बिजली प्रोवाइड करना स्टेट गवर्नमेंट का काम है, मुलाजमों की तनख्वाहें देना स्टेट गवर्नमेंट का काम है। अब आप अगर आज मेंबर पार्लियामेंट से पूछेंगे जब आप ये लगातार 2019 से यही सवाल पूछ रहे हैं, जवाब क्या हुआ? या तो उन्हें यह मानना पड़ेगा कि जनाब मैं जो सवाल उठा रहा हूँ मेरा कोई जवाब नहीं आ रहा और मुझे रॉन्ग आंसर दिए जा रहे हैं, या जो मैं 0 ओवर में पूछ रहा हूँ स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करी है क्योंकि हमारी सारी बजटिंग होम मिनिस्ट्री से हो रही है। तो ये जो लेज़ॉन की भी प्रॉब्लम है, एक तो वो भी वजह है। दूसरे जो नेशनल हुकअप के इश्यूज होते हैं, जब आप उस पर बात करते हैं और आते आते आप बोलते हैं जनाब मेरा जो सेब का दरख्त था वो खराब हो गया क्योंकि अद्वियात सही नहीं है और 2019 के फैसले ने ये किया, ये तुक बनता नहीं है सियासत में, इसलिए वो मारे जाते हैं। अगर आप इकोनॉमी की बात करें, देश की इकोनॉमी पर बात करें, खुलकर बात करें, जस्टिस रिफॉर्म पर बात करें, जस्टिस हसनैन मसूदी साहब माजरत के साथ जस्टिस रिफॉर्म सिस्टम पर बात करते परसों तो शायद वो स्टील कर जाते शो, लेकिन तकरीरें सबके सामने है। हु विल स्टील द शो सबके सामने है। बहरहाल छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक इसलिए यहाँ पर लेंगे क्योंकि छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, लेकिन सियासी बात आगे रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अपने पांव मजबूत कर रही है, हम नहीं बता रहे हैं, हालात वाक़ात बता रहे हैं। कहां पर मजबूत करें वो बताएंगे, आगे चल के आपको ये भी बताएंगे कि एक और वज़ीर आला की मुसीबतें और मुश्किलें बढ़ी है 2024 के इंतखाबात से कब। छोटे से ब्रेक के बाद।